नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। राहुल गांधी को मानहानि केस मामले में सोमवार को राहत मिली। हमारे सहयोगी नितिन चौधरी की रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने आज सूरत के सेशन कोर्ट में 2 अर्जी लगाई थी। बता दें कि मानहानि केस की सजा को रद्द कराने की एक अर्जी थी, लेकिन दूसरी जो थी वो रेगुलर बेल के लिए अर्जी लगाई गई थी। लेकिन उसी के बाद आज राहुल गांधी जब सूरत कोर्ट पहुंचे तो उनके साथ में तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचे होते। सीएम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम और उत्तराखंड के जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं वो खुद उनके साथ में मौजूद रहे थे। सजा रद्द करने पर 3 मई को अगली सुनवाई तय की जाएगी। अपील करने के लिए राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी भी सूरत पहुंची थी। राहुल गांधी के दिल्ली के सूरत रवाना होने से पहले सोनिया गांधी सुबह 10:30 बजे उनसे मिलने के लिए 1 घंटे के बाद राहुल सूरत के लिए निकल गए थे। राहुल के अलावा प्रियंका गांधी राजस्थान समेत सीएम जो हैं वो पहुंचे हुए थे। उसके बाद राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले दिन ही लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद है। इधर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। रिजिजू ने कहा कि अब आपका राहुल गांधी ट्रायल चला था, तब आपने अपील क्यों नहीं की थी? कोर्ट ने जब आपको दोषी करार दे दिया तो उसके बाद आपने ये ड्रामा कर रहे हैं। यह कोर्ट के दबाव बनने के लिए ही कांग्रेस पार्टी पूरे परिवार को देश से ऊपर मानती है। बता दें कि 23 मार्च को सजा मिलने के बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी सांसद के दोनों सदनों और देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। राहुल गांधी ने सूरत पहुंचने के दौरान पार्टी शक्ति प्रदर्शन तैयार में है। इसके लिए पार्टी बड़े नेताओं के साथ दूसरे राज्य के नेता कार्यकर्ता सूरत पहुँच गए हैं। वहीं आपको बता दें मानहानि केस में जो है 15,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल की जो सजा की गई थी, तो उसको देखते हुए राहुल गांधी ने आज अपनी अर्जी कराई गई थी। अगली जो सुनवाई है वो 3 तारीख में की जाएगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के तमाम नेता और बड़े कार्यकर्ता सूरत पहुंच गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पहुंचने से पहले वहां पर शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस तैयार थी। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। दिल्ली आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सोमवार को मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जांच अहम मोड़ पर है, इसलिए सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। वहीं आपको बता दें कि जब सुनवाई हो रही थी उस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी दफ्तर के पास प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको देखते हुए पुलिस ने कोर्ट के पास बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा बढ़ाई और पूरी कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम इसके लिए ऊपरी अदालत में कूच करेंगे। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई की डायमंड जुबली कार्यक्रम का उद्घाटन किया। खबर पर हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई के 60 साल पूरे होने पर आयोजित डायमंड जुबली कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने सीबीआई की चुनौतियों को लेकर उनके साथ जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपको लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सीबीआई को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सीबीआई को भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठानी पड़ती है, सीबीआई को जंगल तक दौड़ना पड़ता है, सीबीआई के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रहता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप जिसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो ताकतवर लोग हैं, वो आज भी किसी न किसी राज्य में सत्ता पर काबिज है, इसलिए वो अपने सत्ता का दुरुपयोग करके आपको डराते धमकाते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना काम करना है। आज भी लोग सीबीआई को एक अच्छी तरीके से एक ट्रस्टवर्दी सीबीआई के रूप में मानते हैं। सीबीआई ने आज अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। आज के समय किसी भी मामले में लोग सीबीआई की डिमांड करते हैं, सीबीआई की डिमांड के लिए लोग धरने पर भी उतर आते हैं। सीबीआई ने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। सीबीआई को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को भ्रष्टाचारियों का हिसाब करना चाहिए ताकि इसी भ्रष्टाचार देश में ना पनपे, क्योंकि भ्रष्टाचार जब पनपता है तो गरीब के पेट पर लात पड़ती है।
पीएम मोदी ने कहा कि कई दशकों से लोगों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था। लोग भ्रष्टाचार कर देश में अपनी तिजोरियां भर रहे थे, लेकिन सीबीआई ने इस भ्रष्टाचार को लेकर काम अच्छा किया है। लगातार सीबीआई अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सीबीआई को आने वाले समय में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। सीबीआई अपने तरीके से काम करे और ईमानदारी से देश को नई आगे की राह पर ले जाए। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षित चौधरी, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। हमारे सहयोगी अभय कैंचुरा की रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज मुलाकात की और राज्य में जो सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं उन सभी कामों की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने G20 का जो समिट हुआ है उत्तराखंड में, G20 की जो पहली बैठक हुई है उस बैठक के सफल आयोजन के लिए जमरानी बांध की जो स्वीकृति केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है उसके लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चारधाम यात्रा के पर आने का एक न्योता यहां पर दिया। मायावती आश्रम आने का उन्होंने न्योता दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जब जब उत्तराखंड आते हैं राज्य के जो पर्यटन है, राज्य के जो पर्यटन है वो यहाँ पर बढ़ावा नजर आता है। ऐसे में उम्मीद है कि जो राज्य में अब चारधाम यात्रा शुरू हो रही है उसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं तो फिर उत्तराखंड राज्य को आने वाले दिनों में इस यात्रा का सफल आयोजन होगा और उसका लाभ उत्तराखंड राज्य को मिलेगा। उम्मीद यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड राज्य को प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी सौगातें मिल सकती है। कैमरामैन हसनैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। संसद में लगातार हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित हो गई है। हमारी सहयोगी जूही सिंह की रिपोर्ट देखिए। संसद के दूसरे चरण में भी सदनों की कार्रवाई जो है लगातार ठप रहा है। आज भी एक बार फिर से राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई ठप हो गई। दरअसल जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद जो है ये सदन की कार्रवाई ठप कर दी गई 2 बजे तक के लिए। और जब 2 बजे जो है इस कार्रवाई को दोबारा शुरू की गई तो एक बार फिर से विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते जो है राज्यसभा की कार्रवाई 5 अप्रैल सुबह 11 बजे तक के लिए और लोकसभा की कार्रवाई आज दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में हंगामे के बीच कंपटीशन अमेंडमेंट बिल पास कर दिया गया। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई 5 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार हंगामा कर रहे हैं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी की माफी पर अड़ा हुआ है तो वहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। इससे पहले संसद भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में आज की रणनीति पर चर्चा हुई, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि पिछले काफी दिनों से विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई बाधित होती रही है। संसद की कार्रवाई 4 दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर से शुरू हुई और कांग्रेस सांसद दिन की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय में सुबह 10:30 बजे बैठक हुई। बैठक के दौरान पार्टी सांसदों को काले कपड़े पहनने को कहा गया। आपको बता दें कि कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को राज्यसभा दिवस की शुभकामनाएं दी और सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलाए जाने की अपील की। उन्होंने कहा यह कोई जंग का अखाड़ा नहीं है जहां कार्यवाही में किसी तरह की जो है व्यवधान उत्पन्न की जाए। इसके बावजूद जो है कांग्रेस के सदस्यों ने यहां खूब हंगामा किया। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस बीच सोमवार को निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अहम बैठक हुई। हमारे सहयोगी प्रियम पाठक की रिपोर्ट देखिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लगातार इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाए। आज भी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय पर यह बैठक हुई, जिसके अंदर प्रमुख सचिव गृह, इसके अलावा नगर विकास विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद रहे और
किस तरीके से पूरा चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, किस तरीके से चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, और आरक्षण को लेकर सरकार जैसे ही अपनी अंतिम सूची जारी करेगी तो किस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी करेगा। इन चीजों को लेकर आज समीक्षा हुई और साफ तौर पर एक लक्ष्य रखा गया कि जो ऐसे बूथ हैं जो सेंसिटिव हैं, जिन पर अधिक से अधिक जो है वो संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता है, वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएंगी, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, इन सभी चीजों को लेकर समीक्षा की गई। माना जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह से राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो अपनी अधिसूचना जारी करेगा। जैसे ही सरकार अपनी अंतिम आरक्षण की सूची जारी करेगी, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है वो चुनाव का कार्यक्रम जारी किया जाएगा और उसी को लेकर अब लगातार जो है मंथन का जो दौर है वो तेज हो चुका है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रामनवमी के मौके पर बिहार सहित कई राज्यों में हिंसा की घटनाएं हुई। अब यह सिलसिला सियासी रूप लेता जा रहा है। हमारे सहयोगी दिनकर आनंद की रिपोर्ट देखिए। पर भड़की हिंसा को लेकर अब राज्य में सियासत तेज हो गई है, जहां विपक्ष यानी कि बीजेपी लगातार नीतीश और तेजस्वी पर हमलावर है, तो वहीं विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक हंगामे की तैयारी में है। आज विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सत्र की शुरुआत से पहले सदन के बाहर हाथों में तख्तियों और पोस्टर लेकर हंगामा किया, तो वहीं सदन के अंदर भी कई दफे जुल्मी जुल्म करो के नारे लगे। वहीं आपको बता दें कि लगातार हंगामे को देखते हुए विधानसभा स्पीकर ने कार्यवाही को स्थगित किया। पहले 11 बजे से शुरुआत होती है, फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी जाती है, उसके बाद पुनः सदन को स्थगित कर दी जाती है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी विधायकों का कहना है कि सरकार राज्य को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसी बीच आज यानी कि सोमवार को भी राज्य में सासाराम में सुबह 4 बजे बम ब्लास्ट की एक खबर आती है, जिसके बाद ये लगातार सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या नीतीश कुमार और आरजेडी के सह पर ये हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पर नीतीश कुमार का कहना है कि ये साजिशन करवाया जा रहा है, ये किसी मकसद के साथ करवाया जा रहा है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। और उत्तराखंड के धाम में सरकारें आगामी अक्टूबर और नवंबर माह में इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। हमारे सहयोगी अभी कैंतरा की रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार आगामी माह में इन्वेस्टर समिट का आयोजन कराने जा रही है। सरकार की तरफ से नोडल अधिकारी के तौर पर जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, उनको नोडल अधिकारी यहां पर बनाया है। वही इस ये इन्वेस्टर जो समिट होगा उसके कार्यक्रमों की यहाँ पर बातचीत करेंगे, जो उसकी रूपरेखा तैयार होगी उसको लेकर वो यहाँ पर काम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि धामी सरकार का जो उद्देश्य है, राज्य में पूंजी निवेश ज़्यादा बढ़ सके, उद्योगों के क्षेत्र में ज़्यादा स्थापना यहाँ पर हो सके, ताकि उत्तराखंड में जो स्वरोजगार की दिशा में सरकार काम कर रही है, रोजगार दिलाने के लिए जो युवाओं को वादा दे चुकी है, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ सके। कोशिश यही है कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से राज्य में जो विकास की रफ्तार है और तेज की जा सके और युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके, ताकि उत्तराखंड राज्य में विकास की रफ्तार तेज भी हो और युवाओं को रोजगार का जो वायदा सरकार ने किया वो भी पूरा हो सके। कोशिश यही है कि अक्टूबर नवंबर माह में इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन यहाँ पर किया जाए और उत्तराखंड में निवेश लाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाए। कैमरामैन नसुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। ओम प्रकाश राजभर आए दिन अपने बयानों के चक्कर में सुर्खियों में लगे रहते हैं। क्या है ताजा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी घनश्याम मिश्रा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश और देश में हमसे बड़ा गुंडा कौन है, जो सबसे बड़ा माफिया होगा वो ओम प्रकाश राजभर को सलाम करता है और सलूट मारता है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के धंधवार मठिया गांव में पहुंचे थे, जहां एक व्यक्ति को कुछ लोगों द्वारा जमकर पिटाई की गई थी, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गया था और गाँव के लोगों ने हंगामा काटा। मृतक के परिजनों से मिलने के लिए ओम प्रकाश राजभर गांव पहुंचे और उसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया। वो इस बयान से पूरे राजनीतिक जो ओम प्रकाश राजभर का बयान है, इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा हुआ। घनश्याम मिश्र, इंडिया वॉइस, देवरिया। और हमीरपुर में ट्रेन से कटकर अधेड़ की आत्महत्या। हमारे सहयोगी रुपेश गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। सुमेरपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अंधेड़ ने ट्रेन के सामने आत्महत्या कर ली। वहां से राहगीर जो गुजर रहे थे, उन्होंने जैसे ही शव को देखा और देखने के बाद काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ इकट्ठा होने के बाद वो पुलिस को सूचना देते, पुलिस मौके पर पहुंचती और जांच करती है कि शव किसका है।
अंधेड़ का शव देखते ही पुलिस आसपास के गांव में पता करती है और शिनाख्त करती है, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाती है। इसके बाद पुलिस अपने कब्जे पर शव को ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर भेजती है और पुलिस इसकी जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। जैसे ही पता चलेगा ये शव किसका है, इसके बाद ही उनके परिजनों को सूचना दी जाएगी। इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। कुशीनगर में खेतों में गई नाबालिग को किसने बनाया अपनी हवस का शिकार, बता रहे हमारे सहयोगी अवधेश मल। जठा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग अपनी नित्य जरूरत के लिए खेतों की तरफ गई थी। पहले से घात लगाए बैठा एक मनगढ़ युवक नाबालिग को पकड़ लेता है और मनमानी को करने की कोशिश करता है, उसे कपड़े फाड़ देता है। किसी तरह से नाबालिग अपनी जान बचाकर घर पहुंचती है। फटे कपड़ों में ही घर पहुंचकर रोने भी लगती है। थोड़ी ही देर बाद मनगढ़ युवक उसे घर भी पहुंच जाता है और घर घुसकर निर्मम पिटाई करने लगता है। किसी तरह से लोगों के बाद बीच बचाव करने के बाद युवती नाबालिग की जान बचती है। अपना इलाज कराने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचती है। जठा पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रही है। अब देखना है पुलिस इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करती है। इंडिया वॉइस के लिए कुशीनगर से अवधेश। राहुल गांधी को लेकर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कह दिया कि सियासी पारा हुआ है, हमारे सहयोगी मुकेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। तो बता दें, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया है जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल विधानसभा के एक निजी विद्यालय में वार्षिक उत्सव में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। देर शाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल पहुंचने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर 200 करोड़ पर अमेरिका से और यूरोप से फर्जी कंपनियों के टेंडर दिखा दिए और उनके नाम के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों और व्यापारियों से ठगी का मामला बताया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर आम जनमानस और व्यापारियों को सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है और निकाय चुनाव पर सर्वाधिक ओबीसी वोटों पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते नजर आए हैं। आइए सुनते पूरी इस रिपोर्ट के जरिए। और मैनपुरी से मुकेश कुमार की इंडिया वॉइस के लिए खास खबर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रतापगढ़ दौरे पर है, हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह की रिपोर्ट देखिए। ब्रजेश पाठक प्रतापगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले वो मानदाता क्षेत्र में स्थित बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया, वहां पर स्थित कंप्यूटर कक्ष का लोकार्पण किया। उसके बाद वो उनका काफिला जो है राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचा और राजकीय मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के स्थित अस्पताल का उन्होंने लोकार्पण किया। और कहीं ना कहीं वहां पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था जो सपा सरकार में थी वो काफ़ी खराब थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा प्रदेश में भाजपा की सरकार जब से आई तब से कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतापगढ़ को लेकर कही, कहा प्रतापगढ़ में अब विकास हो रहा है और प्रतापगढ़ एक जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से 6 सालों में कहीं ना कहीं काफ़ी विकास हुआ है। आपको सड़कें अच्छी मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं वो लगातार ये बताते रहे कि विकास हुआ है, प्रतापगढ़ को भी विकास से जोड़ा जा रहा है। और प्रतापगढ़ में आज मेडिकल कॉलेज है, स्वास्थ्य सुविधाएँ काफ़ी अच्छी हुई हैं। और उसके बाद वो बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं, निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा करते हैं। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं और जो उनके नेता हैं जो काशी क्षेत्र के कई नेता मौजूद रहे, उनसे कहीं ना कहीं उन्होंने ये जाना कि कौन कौन लोग हैं, कि कौन कौन सी दावेदारी करें, उनकी क्या ज़मीनी स्थिति है। और उनका काफिला फिर विकास भवन आकर रुका और विकास भवन में उन्होंने समीक्षा बैठक की कानून व्यवस्था को लेकर और जो सरकार द्वारा योजनाएं चल रही उनकी क्या स्थिति है, मौजूदा समय में क्या कितनी प्रगति हुई है। तो कहीं ना कहीं आज जो है उनका दौरा यहीं समाप्त हुआ और उसके बाद वो फतेहपुर के लिए निकल लिए। सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया वॉइस, प्रतापगढ़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को रायबरेली दौरे पर रहे, हमारे सहयोगी राजू तिवारी की रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर वो पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार कई प्रोग्रामों में शिरकत किए
सबसे पहले जैसे ही रायबरेली में वो पहुंचे, वहां पर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला देते हुए गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि उसके बाद वो ऊंचाहार विधानसभा से विधायक मनोज पांडे के स्वागत प्रोग्राम में पहुंचे, जहां पर अभिनंदन प्रोग्राम निर्धारित था। वहां पर पहुंचकर एक जनसभा में शामिल हुए और अभिनंदन प्रोग्राम में उनका भव्य स्वागत किया गया। ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे का ये प्रोग्राम था, जिसमें उनके द्वारा ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के एक निजी विद्यालय में एक प्रोग्राम निश्चित किया गया था, जिस प्रोग्राम में काशीराम मूर्ति का अनावरण किया जाना था, तो वो वहां पहुंचे। इसके बाद काशीराम मूर्ति के अनावरण करने के बाद जो है एक भारी भरकम जनसभा को संबोधित किए। इसके बाद उनका पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था, वो लखनऊ के लिए वापस जाएंगे। आपको बता दें कि अभी एक जनसभा को उनके द्वारा संबोधित किया जा रहा है। इसके बाद उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और पत्रकारों से वार्ता किया जाएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। संभल में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी सतीश सिंह की रिपोर्ट देखिए। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल के कैला देवी थाने क्षेत्र का है। यहाँ पर 2 चोरों को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से काफ़ी संख्या में सामान भी बरामद किया गया है। वो इन्वर्टर, जब ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल पर जाने के बाद में इन्वर्टर, बैटरी, चार्जर ये ऐसी चीज़ें चुराया करते थे। काफ़ी दिनों से उनकी शिकायत मिल रही थी, लेकिन शातिर चोर बहुत चालाक थे, लगातार चोरी कर रहे थे और आज पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी उनका मौके से फरार हो गया है। ये भी बताया जा रहा है कि जो गांव में बारात घर होते हैं, उनमें से सामान, कंप्यूटर वगैरह सामान निकाल लिया करते थे, लेकिन पुलिस ने आज उन्हें इसके पास से काफ़ी संख्या में सामान, बैटरी, इन्वर्टर और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कानूनी कार्रवाई करके आगे उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है और तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज, संभल। सिद्धार्थनगर में पढ़े लिखे बबुओं की करतूत देखने को मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन विकास खंड के नेतवर गांव की एक महिला ने अपनी समस्या को लेकर वो बता रही है कि जो है हाथों में तख्तियाँ लेकर बैठी हुई है और तहसील के चक्कर भी काट रही है कि मैं साहब जिंदा हूँ। अपने जिंदा होने की सबूत वो लेके दर दर भटक रही है, उसको न्याय तक नहीं मिला। जबकि उसका कहना है कि पेंशन भी हमारा कट गया, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। आपको बता दें कि जबकि इस तरह से प्रशासन ने लापरवाही की कि एक विधवा महिला का पेंशन भी रुक गया और उसे जीवित है अब मृत घोषित कर दिया। अब महिला जो है अपने को जीवित साबित करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। तहसील दिवस में भी पहुंची, 3 दिन बीत चुके, लेकिन अभी तक उसका कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं पहुंचा। जबकि वह महिला बता रही कि साहब मैं जिंदा हूं और मैं मरी नहीं हूं, मुझे न्याय दिलाइए। अब वह तहसील दिवस भी पहुंचती है, लेकिन उसे न्याय कब मिलेगा ये तो प्रशासन के ऊपर है कि कब उसे न्याय देता है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। फिरोजाबाद में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। हमारे सहयोगी अतुल कुमार की रिपोर्ट देखिए। अंतर जनपदीय गिरोह के 4 सरगनाओं को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, फिरोजाबाद पुलिस ने 4 जो चरस का काम करते थे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ लगभग कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। फिरोजाबाद के सिरसागंज पुलिस ने एसओजी टीम की मदद से 4 ऐसे शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 9 किलो चरस पुलिस ने बरामद किया है। कई जनपदों में चरस की घटना को देते थे, बेचते थे और नेपाल के रास्ते से बस द्वारा चरस लेकर आते थे। आगरा, फिरोजाबाद और कई ऐसे ज़िले हैं जिनमें इनका काम चल रहा था। पुलिस ने एक टीम बनाकर एसओजी टीम की मदद से 4 सरगनाओं को गिरफ्तार किया है। चरस की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ रुपए बाजारी कीमत है। फिरोजाबाद से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। सिद्धार्थनगर में आखिर कैसे लगी गेहूं की फसल में आग, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के औसानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से लगभग
10 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। मौके पर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दूं कि इतनी तेज हवा चल रही थी कि तेज हवा के चालक आपको बताया कि इतनी तेज हवा थी कि उसकी वजह से आग इतना विकराल रूप ले लिया कि गेहूं की फसल जलती नजर आ रही है। उस पे मौके पर ग्रामीणों ने दमकल को भी सूचना दी। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, देर में पहुंची। वहीं उन गाँव वालों का शिकायत है कि दमकल की गाड़ी देर में पहुंची है। वहीं ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया है। इस तरह जब तक आग पर काबू पाया जाता, तेज हवा चल रही थी जिसकी वजह से लगभग 10 बीघे गेहूं जलकर राख हो गए। मौके पर बिजली विभाग की लापरवाही को बताते नजर आए वहां के ग्रामीण की बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से जो वहां से खेतों के ऊपर से तार गुजर रहे थे, तेज हवा के चलते तार आपस में टकराकर शॉर्ट हुआ, जिसकी वजह से उस गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाना चाहा। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वन। तो फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।